Okay ji, Bismillah Rahman Rahim. So next topic is hemophilia. Hemophilia. Bleeding disorder commonly affect मेल। ठीक है, हीमोफीलिया की जो केसेस है वो मोस्ट लाइकली कॉमनली जनाब मेल्स में होती है। ठीक है, इट इज़ अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर विच कॉमनली अफेक्ट द मेल। इसकी रीज़न ये है बिकॉज हीमोफीलिया इज अ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, और एक्स लिंक जितनी भी कंडीशन है वो ज़्यादातर किस में होती है, मेल में होती है। इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, हीमोफीलिया के अंदर जो प्रॉब्लम है, जेनेटिक मसला है, वो किस क्रोमोसोम पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है अगर जेनेटिक मेकअप देखा जाए तो एक्स वाई इज मेल, एक्स एक्स इज अ फीमेल। ठीक है जी, जेनेटिक मेकअप के हिसाब से रिगार्डिंग जेंडर, इफ द क्रोमोसोमल अरेंजमेंट इज एक्स वाई इट इज मेल, बट एक्स एक्स इज अ फीमेल। देखें, अगर मेल में एक्स क्रोमोसोम का इशू हो इस एक्स का, तो दूसरा एक्स नहीं है, तो अगर एक्स लिंक का कोई इशू हो तो उसमें डिजीज आ सकेगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फीमेल की तरफ हम देखें, फीमेल, तो फीमेल में अगर इस एक एक्स का इशू हो तो दूसरा एक्स तो है ना कंपनसेट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर कर दे कि जितने भी एक्स लिंक के इश्यूज होते हैं वो कॉमनली किस में होते हैं, मेल में, बिकॉज इन द मेल देर इज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बट इन द फीमेल देर इज डबल एक्स। तो अगर एक एक्स खराब हो भी जाए तो दूसरा एक्स इसको कंपनसेट कर सकेगी। तो फीमेल में बिकम कैरियर, बट उसके अंदर जनाब सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन एक्स लिंक के जो इश्यूज है वो मोस्ट लाइकली मेल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया के अंदर जो मसला है वो किस क्रोमोसोम का है, एक्स का, इसलिए ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर यूजुअली मेल में ज्यादा कॉमन है। ठीक है जी, नेक्स्ट, देयर इज नो वाई लिंक रिसेसिव डिजीजेस। ठीक है, वाई लिंक पे जनाब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है जिससे डिजीज आ सकती है। मेजॉरिटी डिजीजेस स्टिल नाउ डिस्कवर दे आर एक्स लिंक कंडीशंस। ठीक है, वो सारे के सारे एक्स लिंक्ड होती है। ओके, अब यहाँ पे इसकी काज लेके काजेस कि हीमोफीलिया की काजेस क्या है, वाई देयर इज हीमोफीलिया। पहले तो इसका एग्जैक्ट काज अननोन है। ठीक है, एग्जैक्ट काज इज अननोन। इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक का मतलब ये है कि ये नहीं पता चलता कि इसमें एक्स क्रोमोसोम क्यों खराब होता है। इतना तो हमको पता है कि हीमोफीलिया के अंदर किस क्रोमोसोम का इशू है, एक्स, लेकिन ये नहीं पता कि एक्स का इशू क्यों है, तो वो क्या है, अननोन है। बट पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, इसका मतलब ये है अगर फैमिली में इसके पेरेंट्स में से किसी को हीमोफीलिया थी तो उसके आने वाले बच्चे में भी हीमोफीलिया के चांसेस ज्यादा हो सकती है। So whenever there is a patient of hemophilia, you will ask a history of the family कि either in your parents this type of episode they experience or not। क्योंकि ये लोग जब आते हैं वो कहते हैं कि इस तरह का इशू मेरे वालिदैन को भी थी। फॉर एग्जाम्पल जब मेरे वालिद अपने टाइम पे थे तो वो बता रहे थे कि मेरा भी इस तरह हुआ करता था। तो इस कॉल्ड पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। इसका मतलब कि ये जो कंडीशन है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, इसको हेरिडिटी कहते हैं। क्लिनिकल फीचर लेके, व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ दिस हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की जो टिपिकल केस एग्जाम में आती है वो ये है कि नॉन स्टॉपेबल ब्लीडिंग आफ्टर सरकमसेशन। ठीक है, इन मेल चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए वो बताएंगे कि जनाब मुस्लिम कम्युनिटी में एक मेल चाइल्ड पैदा हुआ था, उसकी सरकमसेशन की गई थी। सरकमसेशन सर्जरी के बाद ब्लीडिंग का ना रोकना, इट इज अ डीप ब्लीडिंग और सुपरफिशियल ब्लीडिंग। डीप ब्लीडिंग हमने बताया था कि केविटीज के अंदर ब्लीडिंग, ज्वाइंट केविटीज में या किसी भी सर्जरी के बाद ब्लीडिंग, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डीप ब्लीडिंग। और डीप ब्लीडिंग का मतलब यह है कि क्लॉटिंग फैक्टर का मसला है कि प्लेटलेट का क्लॉटिंग फैक्टर। So hemophilia is not a platelet disorder, there is a clotting factor issue, नंबर 1 पॉइंट। या जनाब यहाँ पे नेक्स्ट लिखे
there will be bleeding inside the joint, that is called hem arthrosis. Bleeding inside the joint is called hem arthrosis. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगी, अगर ज्वाइंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो ज्वाइंट स्वेलिंग हो सकती है कि नहीं, स्वेलिंग के बाद उस ज्वाइंट के अंदर पेन हो सकती है कि नहीं, पेन को हम कहते हैं टेंडरनेस, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन दैट ज्वाइंट में बी वार्म, उसको टच करने से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड इज वार्म, मतलब वो ज्वाइंट हमें वार्म देखने को मिल सकता है। एंड देयर विल बी रेडनेस ऑफ द ज्वाइंट, इसको हम साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। लेकिन जिस ज्वाइंट के अंदर ब्लीडिंग होती है उस ज्वाइंट में पेन होगी, टेंडरनेस होगी। अब ब्लड क्या है, वार्म है, तो वो ज्वाइंट अगर हम टच करेंगे तो एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी वो एरिया हीटेबल होगा, वार्म होगा। दूसरी बात उसमें स्वेलिंग होगी और वो रेड भी होगा, ठीक है। लेकिन हम तब तक इसको कंफर्म नहीं करेंगे जब तक हम ज्वाइंट एस्पिरेशन ना करें। हम ज्वाइंट से फ्लूइड निकालेंगे, अगर वो रेड है तो इसका मतलब कि इसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है जी। तो मैं दो चीजें बताने लगा हूं। अगर सर्जरी हुई है, सर्जरी किसी की, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन हुआ है जिसमें कट लग सकता है, एनी कट इन द बॉडी इज सर्जरी, चाहे वो माइनर कट हो या मेजर कट हो, चाहे इसमें हम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दे या जनरल एनेस्थीसिया दे, बात है नहीं, चाहे इसमें हम पेशेंट को या जनरल एनेस्थीसिया दे या लोकल एनेस्थीसिया दे, कट लग जाए ना, इसको हम सर्जरी, इंसिजन हो जाए इसको हम सर्जरी कहते हैं। सर्जरी के बाद ब्लड का ना रुकना, इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर इशू। ये कौन सा है, क्लॉटिंग फैक्टर। तो सुपरफिशियल ब्लीड है कि डीप, डीप ब्लीडिंग है। और अगर फॉर एग्जांपल ज्वाइंट के अंदर केविटीज में ब्लीडिंग हो, उसको भी डीप ब्लीडिंग। तो इसका मतलब कि मेल बच्चा है वो पैदा हो जाए, उसकी सरकमसेशन की गई, ठीक है, सरकमसेशन के बाद ब्लड का ना रोकना, इट इज अ सर्जरी, सरकमसेशन इज अ सर्जरी। या केविटीज के अंदर ब्लीडिंग, ये ना रोकना, तो इसका मतलब हमारा फोकस ये है कि इस बच्चे में कोई खानदानी ऐसा मसला है, पेरेंट से होके आ रहा है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर का इशू है, क्योंकि ये कौन सी ब्लीडिंग है, डीप ब्लीडिंग है। तो लेके इन्वेस्टिगेशन, इन बच्चे की इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से लेंगे, बस ब्लड सीपी, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी स्टैंड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। तो जब हम सीबीसी करेंगे तो उसमें जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स, हाँ जी, प्लेटलेट की लेवल नॉर्मल होगी कि एबनॉर्मल, देयर विल बी एबनॉर्मल और नॉर्मल, नॉर्मल होगी, क्योंकि दिस इज नॉट अ प्लेटलेट इशू, तो प्लेटलेट लेवल विल बी नॉर्मल, ठीक है। नंबर 2 हम बीटी करते हैं, ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम याद रखें, नो, वही सेम कंसेप्ट आप लोगों ने लेके आना है। बीटी शोज द क्वालिटी ऑफ प्लेटलेट, ये प्लेटलेट का इशू है कि क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, तो प्लेटलेट भी नॉर्मल है तो ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल होगी, क्योंकि ये सुपरफिशियल ब्लीडिंग नहीं है। अगर सुपरफिशियल ब्लीडिंग का इशू है, सुपरफिशियल ब्लीडिंग में स्किन ब्लीडिंग आती है, फेटिक है, परप्यूरा इकाइमोसिस, या ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, एपिस्टेक्सिस, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन अ फीमेल, ये सारे कौन सी है, सुपरफिशियल ब्लीडिंग। तो उसमें ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है, चाहे प्लेटलेट कम हो या ज्यादा हो। अगर कम हो फिर भी हो सकती है, अगर नॉर्मल हो फिर भी, क्योंकि क्वालिटी का भी इशू हो सकता है। तो प्लेटलेट को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं, ब्लीडिंग टाइम। तो ये नॉर्मल है दोनों, तो ये सुपरफिशियल ब्लीड नहीं है। अब आते हैं जनाब, दो टेस्ट मजीद करेंगे, वन इज पीटी, अनदर इज एपीटीटी, पीटी एंड एपीटीटी। अब इन बच्चों की जब हम पीटी चेक करते हैं, पीटी, तो याद रखें वो भी नॉर्मल आती है, वो क्या आती है, नॉर्मल। एपीटीटी को चेक करते हैं तो वो प्रोलॉन्ग आती है, एपीटीटी क्या आती है, प्रोलॉन्ग आती है। ओके, फिर से सुन ले, पीटी इज अ टेस्ट विच मेजर एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये किस पाथवे के लिए है, एक्सट्रिंसिक, और ये जो टेस्ट है ये इंट्रिंसिक पाथवे। मैं सिर्फ यहाँ पे 2-3 वर्ड में बताने लगा हूँ, ये साथ में नोट करें। एक्सट्रिंसिक पाथवे में, एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो 7 है, इसमें 2 भी आता है, इसमें 5 भी आता है, ये 3 याद रखें। और अगर इस तरफ हम किस पाथवे को देखें, क्या बस इंट्रिंसिक पाथवे, तो इंट्रिंसिक पाथवे में 12 से स्टार्ट होगा, 12 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 9, 10 स्किप है, और इस 9 को स्टेबलाइज करने के लिए 8 होगा। ये 3 एक्सट्रिंसिक याद रखे, ये 4 इंट्रिंसिक याद रखने हैं। दीज क्लॉटिंग फैक्टर वर्क इन विच पाथवे, एक्सट्रिंसिक। इन फैक्टर को क्वालिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम।
इन क्वालिटी, इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एपीटीटी, विच इज इंट्रिंसिक पाथवे। बात समझ गए कि नहीं? ओके, तो एपीटीटी टेस्ट किस पाथवे के लिए किया जाता है? इंट्रिंसिक, और पीटी एक्सट्रिंसिक के लिए। याद रखें इस बच्चे में पीटी तो नॉर्मल है, एपीटीटी प्रोलॉन्ग है। और एमसीक्यूज याद रखें, बाय बर्थ फैमिली से जो इशू आता है किस पाथवे में? इंट्रिंसिक में। इसमें हर टाइम जो क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होता है, हर मामले में वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है। वो क्या होता है? 8। तो इस बच्चे में किस फैक्टर की डेफिशिएंसी है? 8। और अगर ये 8 नहीं है तो ये पाथवे काम करेगी? नहीं। तो इस पाथवे को काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो एपीटीटी क्या होगा? प्रोलॉन्ग होगा। ये बात क्लियर है? तो देखें, ऐसा फैमिली के अंदर प्रॉब्लम जो पेरेंट्स से बच्चों में आता रहे और उसमें डीप ब्लीडिंग हो जाए और उसमें किस फैक्टर की कमी हो? क्लॉटिंग फैक्टर 8, उसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। अब हम सिक्यूज सुन ले। क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है ये क्या है? इट इज अ प्रोटीन। ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन विच हेल्प इन ब्लड कोआगुलेशन। अब ये जो प्रोटीन है, ऐसा प्रोटीन जिससे हम फ्यूचर में कौन सा फैक्टर बनाएंगे? 8। इसकी जो इंफॉर्मेशन है बॉडी में वो एक्स क्रोमोसोम पे होती है। एक्स क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी पड़ी होती है कि इसने फ्यूचर में जाकर कौन सी चीज बनानी है? 8 बनानी है। तो अगर इन बच्चों में एक्स का इशू है, एक्स, तो कैन द जीन विल वर्क फॉर 8? नो। तो फिर फ्यूचर में 8 फैक्टर नहीं बनेगा। जब 8 नहीं बनेगा तो इस बच्चे को जब भी कट लगेगी तो उसकी ब्लीडिंग को रोकने में इसकी कमी की वजह से टाइम लगेगा कि नहीं? तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हीमोफीलिया। अब क्लियर है कि नहीं? तो हीमोफीलिया के अंदर एमसीक्यूज याद रखे, विच द ओनली टेस्ट विच विल बी प्रोलॉन्ग इज कॉल्ड एपीटीटी। क्लियर है? लेकिन ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो ट्रीटमेंट में नंबर 1 वी कैन गिव डेस्मोप्रेसिन। हम बाहर से क्या देंगे? डेस्मोप्रेसिन। व्हाट इज द डेस्मोप्रेसिन? कल भी बताया था। मुझे इसका आंसर कौन दे सकता है कि डेस्मोप्रेसिन का हीमोफीलिया में काम क्या है? What is the role of desmopressin in hemophilia? चलो, ब्लड वेसल इसने कंस्ट्रिक्ट किया तो फिर हाँ हाँ जी, KDH, हाँ जी, हाँ 10 हो बता। कोई अपना कंसेप्ट बताओ, अपनी अपनी फिजियोलॉजी बताओ, मार्केट में तो ले आओ ना कि ज़हन में है क्या चीज़, लेकिन ब्रेन को ना बस ऐसा ना हो कि यहाँ नॉलेज बताओ, ठीक है ना? हाँ, ये सबको पता है, सोचने की बात है। हाँ, आप बताएं। चलो, ये कहते हैं अगर ये वेसल को कंस्ट्रक्ट करे तो ब्लड को टाइम ज़्यादा लगेगा। चले, ये एक पॉइंट आ गया। आप लोग क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट। हाँ, ओके, बहुत आसान है। इधर देखे, आप लोग ऐसा करें, वान वोल्यूब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी कल हमने पढ़ी है। वान वोल्यूब्रेन फैक्टर, उसको देके फंक्शंस ऑफ वान वोल्यूब्रेन फैक्टर मैंने क्या बताए हैं? 2, प्लेटलेट एडहेशन, और ये 2 फंक्शन किसके हैं? वान वोल्यूब्रेन फैक्टर के। वान वोल्यूब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट क्या है? डेस्मोप्रेसिन है। ये वेसल को कंस्ट्रक्ट करता है और इससे क्या रिलीज करता है? वान वोल्यूब्रेन फैक्टर। अगर ये वान वोल्यूब्रेन फैक्टर को बढ़ाए तो ये किस फैक्टर को स्टेबलाइज करेगा? 8। और हीमोफीलिया में किस फैक्टर की डेफिशिएंसी है? 8 फैक्टर की, इसलिए डेस्मोप्रेसिन यहाँ पे देते हैं। क्लियर है कि नहीं? सो डेस्मोप्रेसिन इज अ ड्रग विच इंक्रीज वान वोल्यूब्रेन फैक्टर, और वान वोल्यूब्रेन फैक्टर स्टेबलाइज फैक्टर 8, क्योंकि फैक्टर 8 इज द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोफीलिया। अब क्लियर हुआ कि नहीं? ये इसका आंसर है। बहुत आसान, ठीक है ना? बस कोरिलेट करना है कंसेप्ट के लिहाज से। अभी तक किसी को समझ नहीं है तो बताए, शाबाश। वान वोल्यूब्रेन फैक्टर ये क्या करता है? फैक्टर 8 को स्टेबलाइज करता है। और हीमोफीलिया में किस फैक्टर की कमी है? फैक्टर 8 की।
तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम वान वाली ब्रेन फैक्टर को क्या करें, बढ़ाए। तो वो कौन सा ड्रग है, डिस्मोप्रेसिन है। तो इट इंक्रीजेस, देखिए इसका वजह ये है, इट इंक्रीजेस वान वाली ब्रेन फैक्टर, वान वाली ब्रेन फैक्टर विच स्टेबलाइज फैक्टर 8। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, फैक्टर 8 और फैक्टर 8 इज डिफिशिएंसी इन हीमोफीलिया। अब यहाँ पे दो चीजें मजीद याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। ठीक है, अगर एक पेशेंट है उसमें जनाब फैक्टर 8 की क्या है, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, तो इसको हम कहते हैं हीमोफीलिया ए। ठीक है, अगर एक पेशेंट है उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती और उसमें फैक्टर किसकी डेफिशिएंसी है, 9, इसको हीमोफीलिया बी कहते हैं, ये भी याद रखें, हीमोफीलिया बी। ठीक है, और अगर एक पेशेंट है उसमें फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी है, इसको हीमोफीलिया सी कहते हैं, हीमोफीलिया सी। तो हीमोफीलिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है उसको कहते हैं टिपिकल हीमोफीलिया ए। अगर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है तो वो क्या है, हीमोफीलिया बी है। हीमोफीलिया बी के लिए यह भी याद रखें, कभी कभार एग्जामिनर यह भी कहता है कि क्रिसमस डिजीज, इसको हम क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं क्योंकि क्रिसमस डे पे डिस्कवर हुई थी हीमोफीलिया बी। ठीक है ना, 25 दिसंबर होती है ना, ये क्रिसमस डे पे डिस्कवर हुई थी पेशेंट में। तो इधर देखे, हीमोफीलिया ए विच डिफिशिएंसी 8, हीमोफीलिया बी या क्रिसमस डिजीज के अंदर कौन सी डिफिशिएंसी 9, और जो 11 है वो क्या है, हीमोफीलिया सी है। ठीक है, दिस इज हीमोफीलिया, हाँ ऐसा ना हेपेटाइटिस सी लिखे, हीमोफीलिया सी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें, अब याद रखें हीमोफीलिया के कितने टाइप्स हो गए, 3। इन 3 में से 85% इन द पॉपुलेशन देयर इज हीमोफीलिया ए। ठीक है, 10% इन द पीपल देयर इज हीमोफीलिया बी, लेकिन 5% इन द केसेस देयर इज हीमोफीलिया सी। इसलिए हमने जो जिक्र की है वो हीमोफीलिया ए की है, क्योंकि द मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया इज ए। ठीक है, जिसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है। अब इधर सुन ले, एक पेशेंट है उसको ये मसला है, उसका ये नॉर्मल है और ये क्या है, प्रोलॉन्ग है, तो तुम बाहर से क्या देंगे, डिस्मोप्रेसिन देंगे, और इसके साथ बाहर से सिंथेटिक फैक्टर 8 देंगे। बाहर से क्या देंगे, सिंथेटिक फैक्टर 8, फैक्टर 8 क्लॉटिंग फैक्टर, ये हम इंजेक्शन में देते हैं। इंजेक्शन में इसलिए देते हैं कि हमें यह अंदाजा होता है कि 85% अगर इस तरह पिक्चर आ जाए तो ये हीमोफीलिया ए हो सकती है। अगर एक बंदे को हम फैक्टर 8 बाहर से दे फिर भी उसकी ब्लड ना रुकी, हाँ जी, फिर भी उसकी ब्लड ना रुकी, इसका मतलब कि इसका फैक्टर 8 का इशू नहीं है, तो ये फिर किसका इशू हो सकता है, 9 का इशू हो सकता है। अगर आप 9 भी दे वो भी फिर भी ठीक ना हो जाए, फिर 11 का इशू होता है। अब समझ गए कि नहीं? लेकिन इनिशियली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 8 से, क्योंकि 85% लोगों में फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी होती है, फिर 9 और फिर 11 की तरफ आते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि फैक्टर 8 अगर फॉर एग्जांपल इसमें जो लेब है फैक्टर 8 वाले की एपीटीटी क्या होगी, प्रोलॉन्ग। फैक्टर 9 अगर डेफिशिएंट है, हीमोफीलिया बी का पेशेंट है, तो 9 किस पाथवे में आता है, इंट्रिंसिक में, तो वो फिर भी एपीटीटी प्रोलॉन्ग होगी। और फैक्टर 11 किसके अंदर आता है, इंट्रिंसिक, फिर भी एपीटीटी प्रोलॉन्ग। तो हीमोफीलिया के जितने भी टाइप्स है सब के अंदर जो लैब इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, वो एक जैसे है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम बहुत से लोगों को फैक्टर 8 देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि 85% डिफिशिएंसी कौन से फैक्टर की है, 8, वो ए है। लेकिन अगर 8 देने से बंदा ठीक ना हो जाए तो हम फिर बी के लिए फैक्टर 9 देते हैं, अगर वो भी ठीक ना हो तो फिर सी के लिए 11 देते हैं। क्लियर है? तो दिस इज जस्ट व्हाट यू पीपल शुड रिमेंबर फॉर द डेफिशिएंसीज ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है जी, ओके, ये आप लोग अगर याद कर सकते हैं ठीक है, लेकिन आगे हम इसको पढ़ लेंगे। ये जो फैक्टर, इधर देखें, हमारे पास क्रोमोसोम कितने होते हैं सेल में,
46, 23 पेयर्स होते हैं। आखिरी जो पेयर है या तो एक्स एक्स है या एक्स वाई, इसको 6 क्रोमोसोम कहते हैं। इसके अलावा जो 22 पेयर है इसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ये हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम। अगर हम फैक्टर 8 को बनाना चाहे या किसको? फैक्टर 9, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। किस क्रोमोसोम पे? एक्स पे। लेकिन जो फैक्टर 11 है इसकी इंफॉर्मेशन ऑटोसोम पे होती है। किस पे होती है? ऑटोसोम पे। ये एमसीक्यूज याद रखें, मैंने फिर से रिपीट करना है। फैक्टर 8, फैक्टर 9, इन दोनों को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। लेकिन जो फैक्टर 11 है इसको बनाने के लिए इंफॉर्मेशन नॉट प्रेजेंट इन दी एक्स क्रोमोसोम। तो हीमोफीलिया ए इज विच डिजीज? एक्स लिंक रिसेसिव। हीमोफीलिया बी इज एक्स लिंक रिसेसिव, बट हीमोफीलिया सी इज ऑटोसोमल रिसेसिव। उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्योंकि हीमोफीलिया सी में एक्स का इशू है कि ऑटोसोमल प्रॉब्लम है, ऑटोसोमल है। तो याद रखें एक्स लिंक मसले किस में ज्यादा है? मेल में। तो मेल के अंदर हीमोफीलिया ए का भी ज्यादा रिस्क है और बी, बट मेल फीमेल दोनों में एक जैसा रिस्क हीमोफीलिया सी के लिए है। ये भी पॉइंट याद रखें। तो अगर एक मेल बॉय है, मेल एग्जाम में है 2 ईयर ओल्ड बॉय, 5 ईयर ओल्ड बॉय, बॉय लिखा है बॉय मेल, और इसकी ये पिक्चर है, तो फिर मोस्ट लाइकली या हीमोफीलिया ए है या बी है, लेकिन सी कम है। लेकिन अगर फीमेल की केस है तो फिर ये मोस्ट लाइकली हीमोफीलिया सी की केस जा सकती है। फेयर है? ये थोड़ा सा आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हीमोफीलिया ए एंड बी एक्स लिंक रिसेसिव, हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल रिसेसिव। ये सिर्फ इसके साथ ऐड कर लें, ठीक है जी। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, एक छोटी सी क्लिनिकल सिनेरियो इधर देखिए। अगर एक पेशेंट इज टेकिंग, जी केस देखें, पेशेंट वाज टेकिंग improper antibiotics from long time, suddenly present with hemarthrosis and recurrent infection. Lab shows platelet normal, BT normal, PT prolonged, APTT भी prolonged। हाँ जी, डायग्नोसिस, शाबाश, बहुत आसान है, ठीक है। आप लोगों में से शाबाश कोई भी डायग्नोस कर सकता है इस कंडीशन को। एक पेशेंट है, वो बहुत टाइम से इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक्स ले रहा है, इन्फेक्शन किसी और ने कराई है, वो एंटीबायोटिक कोई और ले रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है, वो एंटीबायोटिक खिलाफ ग्राम नेगेटिव ले रहे। एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे इन्फेक्शन के खिलाफ, लेकिन वो बस ले रहे हैं, बाहर से दुकान से जा रहे हैं और वो बस टेबलेट ले रहे हैं। फिर बाद में उसको ब्लीडिंग हो गई ज्वाइंट्स के अंदर और रिकरेंट क्या हो गए? इन्फेक्शन। हमने इसकी टेस्ट की तो वो प्लेटलेट भी नॉर्मल है, बीटी भी, लेकिन पीटी एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग है। तो इस बंदे का जो क्लॉटिंग फैक्टर इशू है वो इंट्रिंसिक पाथवे में भी है और एक्सट्रिंसिक पाथवे में है। ये किस चीज की डेफिशिएंसी है? हाँ हाँ, नहीं यार, बिग आप लोगों को क्लू दिया है, इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज। कौन सी विटामिन है जो इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा बनाती है? विटामिन के। द ओनली विटामिन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन इज विटामिन के। और विटामिन के हेल्प इन कोagulation। विटामिन के याद है कि नहीं? विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर हमने पढ़े थे। इधर देखें, अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री याद रखें, विटामिन के
इसकी कौन सी, इसकी डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर कौन सी है? 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड एस, ये 4 याद रखें। 2, 7, 9, 10, ये आज भी अगर आप लोग जाकर अपनी विटामिन के कोले बायोकेमिस्ट्री में मैंने आप लोग को बताए थे। These clotting factor are activated when there is enough vitamin K in the body। ठीक है, विटामिन के हेल्प इन कोagulation, क्योंकि इट रिक्वायर्ड द एक्टिवेशन ऑफ दीज 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक हम यूज करें तो हम जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको नहीं मारेंगे और अपनी नॉर्मल फ्लोरा को खराब करेंगे। तो इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज से लॉन्ग टाइम से नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होगी, और नॉर्मल फ्लोरा किस चीज की प्रोडक्शन को कम करेगी? विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं बनेगी तो ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगी? नहीं होगी। तो फिर ब्लीडिंग होगी कि नहीं? तो डीप ब्लीडिंग होगी। अब ये फैक्टर जो है इसमें 7 है कि नहीं? तो 7 इज अ पार्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो पीटी प्रोलॉन्ग होगी, और 9 इज अ पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक, तो एपीटीटी, इसलिए दोनों प्रोलॉन्ग है। दैट इज विटामिन के डेफिशिएंसी। ये किस चीज की डेफिशिएंसी है? विटामिन के। सो विटामिन के डेफिशिएंसी इज द ओनली कंडीशन वेयर पीटी एंड एपीटीटी बोथ विल बी प्रोलॉन्ग। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? क्योंकि विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 के क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 ये तब काम करेंगे जब उसको इनफ क्या मिल जाए? विटामिन के मिल जाए। बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज ऐसी है जिसको हम यूजफुल बैक्टीरियाज कहते हैं। द मोस्ट कॉमन यूजफुल बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी, सम यूजफुल बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। ये कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन। तो ओरल कैविटी, स्किन, इंटेस्टाइन, इसमें नॉर्मल बैक्टीरियाज होती है जो बॉडी के लिए क्या है? यूजफुल है। और ये नॉर्मल यूजफुल बैक्टीरिया बॉडी के लिए कौन सी विटामिन बनाती है? विटामिन के। तो विटामिन के जब बन जाए तो ये कितने क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करती है? 4 को। अगर हम इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक ले लें तो हम डेंजरस बैक्टीरिया की बजाय अपनी नॉर्मल बैक्टीरिया को खराब करेंगे कि नहीं? और अगर यूजफुल बैक्टीरिया इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक से खराब हो जाए, किस चीज की प्रोडक्शन कम हो जाएगी? विटामिन के। विटामिन के नहीं होगी तो ये फैक्टर एक्टिवेट होंगे? नहीं होंगे। तो उसमें 7 है कि नहीं? तो 7 फैक्टर किस पाथवे में आता है? एक्सट्रिंसिक। कौन सा टेस्ट प्रोलॉन्ग होगा? पीटी। फिर इसमें 9 है कि नहीं? तो 9 किस पाथवे में आता है? इंट्रिंसिक। तो एपीटीटी भी प्रोलॉन्ग होगा। तो इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज के बाद जब भी ब्लीडिंग आ जाए और उसमें पीटी एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग हो, दैट विल बी विटामिन के डेफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है which is really helpful in the activation of 2, 7, 9, 10 clotting factors। ठीक है, so this is what we have the clotting issue and bleeding disorder। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे जो इसमें से लोग इसको डिफिकल्ट टॉपिक कहते हैं, दैट इज ल्यूकीमियास। ठीक है, तो हेडिंग दे कि व्हाट इज ल्यूकीमिया एंड इसके टाइप्स। एक डायग्राम ड्रा करूंगा, वो डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ल्यूकीमियास को समराइज करेंगे, फिर आगे डिस्कस करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग दे व्हाट इज ल्यूकीमिया। एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज ल्यूकीमिया इन अ सिंपल वर्ड। हाँ जी, ल्यूकीमिया का मतलब क्या है? इट इज सिंपली नोन एज ब्लड कैंसर। इसको क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। देखिए, कैंसर का मतलब ये है, 3 चीजें याद रखें। मैं ल्यूकीमिया की डेफिनेशन से पहले इधर देखें, आप लोगों को एक बात बताने लगा हूं। दिस इज अ सेल। ये सेल है किस? राउंडेड कलर का, राउंडेड शेप का सेल है। दिस इज अ सेल। ठीक है, अगर इस सेल को हम देखें, इधर देखें, अगर इस सेल का नंबर 1 से कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। तो सेल के साइज पे असर पड़ गया कि नंबर पे? नंबर। Increase in the number of cell but its sides remain normal, that is called hyperplasia। इसको क्या कहते हैं? हाइपरप्लेजिया। अगर इसका साइज बढ़ जाता तो उसको हाइपरट्रोफी कहते हैं। हाइपरट्रोफी मीन इंक्रीज